जी तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स में 26 जून पे जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, और 26 पे ही मैथमेटिक्स थी और क्योंकि 27 पे वैसे भी मेडिकल वालों की वजह से तो मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं था, तो इसमें 26 जून पे जितने भी मुझे एक्सपीरियंसेस मिले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के वो सारे मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। पिछले जो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड किए थे, ठीक है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, तो आप उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप उनके नोट्स भी लाजमी बनाइएगा ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिक्स के सेक्शन में 26 जून पे जो टेस्ट हुई थी इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि cos 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैथमेटिक्स में कि cos 30 की वैल्यू थी रेडिकल 3/2, यहाँ से अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 0.866। तो आपका जो भी ऑप्शन हो आप करेक्ट करेंगे। अगर सपोज आपसे पूछा जाए कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अगर cos 60 की वैल्यू पूछी जाए तो cos 60 की वैल्यू 1/2, अगर sin 60 की पूछी जाए तो ये रेडिकल 3/2। ठीक है, तो ये आप याद कीजिए। वैसे ही sin 10 60 10 30 ये भी आप याद कीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि sin 45, ठीक है, sin 45 एंड cos 45, तो दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती है। दोनों की वैल्यू होती है 1/रेडिकल 2। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। ज्योमेट्री की टच क्लास भी आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 किसके बराबर होती है। ठीक है, तो देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1, तो इसमें क्या कह रहा है कि tan की जो 1 वैल्यू है वो कौन सी एंगल पर होती है। तो tan की 1 वैल्यू कौन सी एंगल पर होती है, ये होती है 45 डिग्री पर, या आपसे कह सकते हैं π/4। ठीक है, अगर रेडियन फॉर्म में हो तो π/4, अगर एंगल फॉर्म में हो तो 45 डिग्री पे, क्योंकि tan 45 जो होता है, ठीक है, tan 45 ये बराबर होता है sin 45 डिवाइड बाय cos 45, और sin 45 cos 45 की वैल्यूज दोनों की सेम होती है 1/रेडिकल 2, ये भी होती है 1/रेडिकल, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये भी होती है 1/रेडिकल 2, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 1 हो जाता है। इसके लिए tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये आपका किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर x ये बराबर होता है cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें जितनी भी आइडेंटिटीज, अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि cot स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, तो cot स्क्वायर x की वैल्यू होगी cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 1 को साइड लेकर जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y mx, और ये कंप्लीट इक्वेशन होती है y mx प्लस c। यहाँ पे जो c है इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट, तो ओरिजिन पे y और x दोनों 0 हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये c नहीं होता। तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाती है, y mx, ये इक्वेशन होती है जब लाइन पास होती है इक्वेशन किससे, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर दीजिएगा, और इसमें जो लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के मेथड्स हैं वो भी आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4a is equals to 8b है, देन a रेशियो b क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 4a is equals to 8b, देन a रेशियो b क्या होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको रेशियो क्या चाहिए, a रेशियो b चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, a को छोड़ दें, b को डिवाइड करा दें, तो ये होगा a डिवाइड बाय b। 8 को छोड़ दें, 4 को इससे डिवाइड करा दें, तो ये आपका क्या होगा, ये 1 टाइम होगा, ये 2 टाइम, तो ये होगा 2 डिवाइड बाय 1, यानी 2 रेशियो 1 हो जाएगा। तो a यानी a रेशियो b जो है ये किसके बराबर होगा, 2 रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए b रेशियो a क्या होगा, तो ये होगा 1 रेशियो 2। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 24 पे गया था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो था कि 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b है, देन b रेशियो ये क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैथमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ्स की आप बाद में प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेडिकल 2 पावर n इज इक्वल टू 64 है, फाइंड n, तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपसे कैसे सोल्व करेंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है पावर 1/2, जैसे होता है 4 के ऊपर रेडिकल, जैसे आप कैसे लिखते हैं 4 पावर 1/2। ठीक है, तो मतलब रेडिकल का मतलब होता है क्या, 1 पावर 1/2। तो अब इसे अगर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2 पावर n को आप छोड़ दें, और रेडिकल का मतलब 1/2, मतलब ये होगा n/2। ठीक है, और 64 को अगर 2 की फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे 2 पावर 6। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 6 जो है यहाँ पर किसके बराबर होता है, 64 के, और यहाँ से जो रेडिकल है इस रेडिकल को आप 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा n/2। अब सिंपल जब ये बेसिस सेम होते हैं तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ये थ्योरम होता है, तो ये होगा n/2 = 6। यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 मिलेगी। ठीक है, तो
इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसका अगर बोथ साइड आप स्क्वायर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से इसका इजी मेथड ये है, आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स से उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का। मैट्रिक्स क्या है आपका मैट्रिक्स है 1 1 0 1। ठीक है, देन फाइंड तो उसका ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो इनवर्स का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। और एडजॉइंट अगर हमें 2/2 मैट्रिक्स का फाइंड करना हो, ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इस मेन डायगोनल को आप एक्सचेंज कर देंगे और इनकी आप जस्ट क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज होती है और मेन डायगोनल की जस्ट वैल्यूज क्या कर देंगे, आप एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स से आपका ये तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ तो ये होगा 1, माइनस सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 0, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट को जब आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, ये होगा 1 - 1 0 1, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा 1 - 1 0 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अब सपोज करें आपका मैट्रिक्स है 2 1 1 2, तो इसका आप क्या फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 - cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 - cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sin स्क्वायर अल्फा की। जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं कौन सी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 से 1 के, तो इससे आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं दोनों वैल्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ए सेट है 1 2 and 3। ठीक है, एंड देन आपका बी सेट है 3 2 and 1। तो ए और बी क्या है, तो आप सिंपली देख सकते हैं ए के एलिमेंट्स 1 2 3, बी के एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, क्योंकि सेट्स में अब ये जो रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं हो सकता। तो आप ये जो दोनों सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं, ये इक्वल सेट्स भी हैं और ये दोनों सेट्स आप इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट में जस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, और इक्वल सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी हो और उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो यानी वैल्यूज है वो भी सेम हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 60 की वैल्यू क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है cos 60 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लाजमी बताइएगा मुझे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आया है कि लिमिट है आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 0। ठीक है, 10x डिवाइड बाय x, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम से आप होते हैं, आप याद कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करें तब भी इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप याद कर लें कि x अप्रोच टू 0 हो, 10x और x हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, जैसे ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर ये दोनों ये रेसिप्रोकल हो जाए, ये होगा x ओवर 10x, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये थ्योरम्स होते हैं। अगर ये थ्योरम ऐसे आ जाए, लिमिट x अप्रोच टू 0 आपका हो sin x डिवाइड बाय x, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर इसे आप रेसिप्रोकल करें तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये थ्योरम्स आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ sin x की रेंज क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रेंज ऑफ sin x की रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है। ठीक है, और इसकी जो डोमेन होती है, यानी डोमेन ऑफ sin x होती है -∞ to ∞, यानी कंप्लीट रियल वैल्यूज। तो ये डोमेन और ये रेंज, और यही डोमेन और रेंज किसकी होती है, सेम एज cos x की भी डोमेन हमेशा -1 to 1 होती है और उसकी रेंज भी रियली होती है। ठीक है, तो sin x cos x की डोमेन रेंज दोनों सेम होती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, इसमें आपको फंक्शन गिवन है कि f of x = 4x - c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब f of x आपका क्या है, 4x - c, देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, f of 1/3। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1/3 पहले आप किसमें पुट करेंगे, x में पुट करेंगे, फिर उसको किसके इक्वल करेंगे, 2 के इक्वल करेंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू के लिए आप क्या पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे, ये होगा -c = 2 के बराबर है। सही है, तो आप इसे c के लिए अगर आप अरेंज करें तो ये मल्टीप्लाई करवा दिए होगा 4/3, c को उस साइड ले जाएं, 2 को इस साइड लेकर आए तो 2 नेगेटिव होगा, c पॉजिटिव हो जाएगा। c की यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आप एलसीएम का सॉल्व करें इसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस ये होगा 2 3 6 हो जाएगा, ये होगा 1 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, 4 - 6, ये होगा -2/3 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सपोज करें आपको दूसरा फंक्शन है गिवन हो f of x
सपोज करें आपका फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है। देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड f प्राइम ऑफ 2। ठीक है, f प्राइम ऑफ 2 किसके बराबर होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन आप करिएगा। f प्राइम ऑफ 2 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। पहले आप इस फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव में आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया, अगर आपको कोई इनवर्स हो 2/2 मैट्रिक्स का तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 2π/3। ये अगर आप एंगल में देखें तो कितनी एंगल होगी, ठीक है, डिग्रीज में, है ना, डिग्रीज की देखें तो डिग्रीज में कितनी होगी, तो 2π/3 डिग्रीज में कितनी होगी, आप सिंपल करें। पहले तो आप मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि π/4 जो होता है ये आपका होता है 45 डिग्रीज। ठीक है, π/3 ये आपका 60 डिग्री होता है। अगर π/6 हो तो ये आपका 30 डिग्री होता है, और π/9 हो तो ये आपका π/2 हो तो ये आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप याद कीजिए इस तरीके से, अगर नीचे 3 होगा तो हमेशा 60 डिग्री, अगर नीचे 6 होगा तो 30 डिग्री। आप सेकंड ये आपका 2π/3, तो अब क्या करेंगे, 2 सेम रखें, π/3 की वैल्यू क्या है, π/3 की है 60। ठीक है, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 120 डिग्री, यानी 2π/3 किसके बराबर होगा, आपका होगा 120 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन हो 3π/4, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 3 से π/4 की वैल्यू क्या है, π/4 की वैल्यू 45 डिग्री, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू मुझे बताइएगा 7π/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको 3/3 मैट्रिक्स का कोई भी डिटरमिनेंट गिवन होगा तो उसमें सिंपल कोई ना कोई ट्रिक होती है। वैसे ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है तो देते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो उसमें लाजमी कोई ना कोई ट्रिक होती है। अगर सपोज करें आपका क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता नहीं, लेकिन अगर आ गया तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक होती है लाजमी। तो अगर सपोज करें आपका एक डिटरमिनेंट 3/3 मैट्रिक्स गिवन है, जैसे आपका मैट्रिक्स हो 1 2 3 2 4 6 1 3 4, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर आप इसकी फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो जो है ये मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, सेकंड रो का। यानी फर्स्ट रो को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कंप्लीट क्या बन रही है, सेकंड रो बन रही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 को 2 से करेंगे तो 6, यानी फर्स्ट रो इज द मल्टीपल ऑफ सेकंड रो। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम यानी स्केलर मल्टीपल हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। या अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो, यानी अगर मैट्रिक्स आ जाए तो पहले आप ट्रिक देखेंगे कि कोई ना कोई इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है। अब सिंपल क्या करें, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ये जो रो है इनमें सारे जो एंट्रीज हैं ये सारे क्या है इक्वल। अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एंट्री सेम हो गई तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर सपोज आपको मैट्रिक्स यूनिवर्स फॉर्म में अगर एंट्रीज किसी की या रो में या कॉलम में अगर 0 हो गई तो भी इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ऐसे कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो 3/3 मैट्रिक्स अगर आ गया तो आप ट्रिक कोई ना कोई देखेंगे, देन आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है आपका इवन एंड ऑड फंक्शन का। ठीक है, तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें अब क्वेश्चन नंबर है आपका 18। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन हम किसे कहते हैं, तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन का डायरेक्ट फार्मूला अगर आ जाए तो इसका फार्मूला होता है, अगर इवन फंक्शन में x की जगह -x पुट करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या बनेगा, f ऑफ x ही बनेगा। सपोज जैसे आपका ये फंक्शन है ना, f ऑफ x = x², तो ये आपका क्या है, इवन फंक्शन। आप देखें यहाँ पे अगर -x पुट करें, x की जगह क्या -x पुट करेंगे तो ये होगा -x का स्क्वायर, ये होगा अगेन सेम x², यानी x f ऑफ x में -x पुट करने पर भी f ऑफ x आ रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इवन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है अगर f ऑफ -x यानी x की जगह -x पुट करेंगे तो इसकी रिजल्ट होगी -f ऑफ x। ठीक है, यानी मल्टीपल होगा नेगेटिव का। तो वो फंक्शन जो होते हैं ये आपका होता है ऑड फंक्शन, जैसे आपका f ऑफ x = x³ हो। ठीक है, यहाँ x का और 5, ये सारे क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे आपका cos x एंड sec x, ये दोनों जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये आपके दोनों इवन होते हैं। बाकी जो आज आपके सारे बाकी जो रहते हैं जैसे sin x हो गया, cosec x, tan x, cot x। ठीक है, sin x आपका cosec x, cot x, tan x, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके होते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, और इवन और ऑड फंक्शन की एक और पॉइंट आपको बता दूं कि इवन फंक्शन का अगर आप ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होता है, किसके, इवन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है,
इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इवन फंक्शन जो भी होती है उनका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होता है। अगर वाई एक्सिस के थ्रू उसको चेंज करेंगे तो 180 में, तो हमेशा क्या होगा, सेम ही होता है। और ओड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, ये होता है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू आपका होता है ओरिजिन। तो आपका इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और ओड फंक्शन का सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद करिएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। बायनोमियल थ्योरम में आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। जैसे आपका x प्लस ए क्वेश्चन नंबर 90 में कि अगर आपका ये x प्लस ए पावर 4 हो तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो जस्ट आप 4 में 1 प्लस करने से 5 टर्म्स होंगे। मगर ये डिपेंड करता है, अगर ये n सपोज करें ये n आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाएगी तो फिर इसमें जो टर्म्स होंगी इसमें टर्म्स होगी इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। या आपकी अगर n कोई भी रेशनल फॉर्म में आ गई p/q फॉर्म में तो भी इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ये आप ख्याल करिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो, ठीक है, या नेचुरल नंबर्स हो तो हमेशा क्या होगा, इसमें आप जस्ट x प्लस यानी 1 ऐड कर देंगे। अगर सपोज x प्लस a पावर 8 हो तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देन आपके पास क्वेश्चन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। अगर इसका सम फाइंड करना हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आप सम बताएंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, आप n की जगह जस्ट 10 पुट करें और वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है इनवर्स फंक्शन का, कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन का आप इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। वो इनवर्स का भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर सपोज करें आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) = x - 3 / 2, तो इस फंक्शन का आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स, यानी f इनवर्स x क्या होगा इसमें। तो आप सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि f(x) को क्या लिखते हैं, f(x) आपका y होता है, ये होगा y = x - 3 / 2। अब इसका पहला स्टेप होता है जहां पर x है वहां आप y रखें, जहां पर y है वहां आप x रखें। यानी स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, अगर यहाँ एक y है तो आप x रखेंगे, अगर यहाँ x है तो आप क्या रखेंगे, y रखेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप y के लिए अरेंज करें, तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x = y - 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y के लिए अरेंज करना है। तो y के लिए जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2x + 3। अब लास्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जो आप y के लिए जो अरेंज किया है जस्ट y में आप क्या लगा दें, f(−x), तो f(−x) क्या होगा, 2x + 3, ठीक है। तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाता है, 2x + 3। अगर आपको चेक करना हो कि इनवर्स सही है या गलत है तो आप क्या करेंगे, f(−x), ठीक है। तो आप यहाँ ये फाइंड करें या आप ये फाइंड करें f(−x), यानी x में f(x), यहाँ f(−) में f(x) की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा लास्ट में जो आंसर होगा वो x होगा। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपका इनवर्स सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ तो आपका क्वेश्चन दिया जाता है देन फाइंड f(−2), ठीक है, मतलब इनवर्स फाइंड करके फिर आप क्या पुट करेंगे, उसमें x की जगह 2 करें। अब देखें इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अगर ये आ जाए इस फॉर्म में f(−2) तो आप जस्ट इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करके इसकी रिजल्ट निकालेंगे। तो 2 * 4 4 + 3, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए इनवर्स का तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट स्टेप में x को यानी f(x) को y लिखें, देन x की जगह y और y की जगह x, देन y के लिए अरेंज करें, देन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के जो 26 जून में आए, ठीक है। और बाकी जो 27 मैंने आपको डिस्कस करवाए थे केमिस्ट्री फिजिक्स के, बाकी आपके रहते हैं 28 और 29। तो इसमें कुछ वीडियोस होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, ठीक है। बायोलॉजी की जस्ट मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की अच्छे तरीके से, और लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।